वर्षा ने बूट पॉलिश का बक्सा उठाया और अपने काम पर जाने लगी। तभी उसकी माँ सरिता ने कहा, वर्षा बिटिया, ये तेरे लिए 2 रोटी बना दी है, लेती जा बेटी। सारा दिन तू गर्मी में काम करती है, भूखी मत रहा कर मेरी बच्ची। माँ, मैं तो रोटी ले जाऊंगी, पर पहले ये बताओ तुमने अपनी आज की दवाई लिया नहीं? अरे मैं ले लूंगी दवाई, और तेरा ब्याह किए बिना मैं ऊपर नहीं जाने वाली। तेरी शादी की जिम्मेदारी तेरे बापू मुझे देकर गए थे। उनकी इच्छा थी अपने हाथों तेरा ब्याह करने की, पर माँ, तुम फिर रोने लगी। ऐसे तुम्हें रोता छोड़कर जाऊंगी तो काम में भी मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ। शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। वर्षा अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। उसके पिता के देहांत के बाद वर्षा ने बूट पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। अब वर्षा बूट पॉलिश का काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। वर्षा रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बूट पॉलिश का काम करती थी। कितने पैसे हुए बूट पॉलिश के? जी 10 रुपए। 10 रुपए? तुम बूट पॉलिश वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए, वरना जरा सी पॉलिश के 5 रुपए जाते। साहब, हर चीज महंगी हो गई है। आप किसी भी बूट पॉलिश वाले से पूछ लो, सब 10 रुपए ही लेते हैं। मैंने कोई ज्यादा पैसे नहीं मांगे। वर्षा को रोजाना ऐसी ही बातों को सुनना पड़ता था। वर्षा बूट पॉलिश के काम से जितने भी पैसे कमाती, वो माँ की दवाई और घर के रोजाना के राशन में खर्च हो जाते। एक दिन वर्षा अपना काम करके घर जा रही थी। आज उसे बहुत देर हो गई थी। रात के 8 बज चुके थे। आज तो बहुत देर हो गई, अंधेरा घिराया है। माँ भी घर पर इंतजार कर रही होंगी। इस गली में से चली जाती हूँ। लगता है गली में खंबे की लाइट गई हुई है, तभी इतना अंधेरा है। मेरा पीछा कौन कर रहा है? अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे हाथ में आई चिड़िया को कैसे छोड़ दूं? बचाओ, कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे तुझ जैसी मामूली बूट पॉलिश वाली लड़की की मदद को कोई नहीं आएगा। छोड़ लड़की को, वरना तू कौन लगता है इसका? एक काम कर, दोनों समझौता कर लेते हैं। और ऐसे समझ गया ना? अब तो गया समझ। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, ये मैं अपने तरीके से तुझे समझाता हूँ। लड़का बदमाश की खूब पिटाई करता है। बदमाश घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, इन बदमाशों को समझाना पड़ता है। आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरा घर कुछ ही दूरी पर है। अच्छा ठीक है, वैसे अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बदमाश वापस नहीं आएगा। वर्षा घर की ओर मुड़ जाती है और घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे तो लगता है शायद वो लड़का भगवान के रूप में तुम्हारी मदद को आ गया। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। सचमुच भगवान ने ही उसे मेरी मदद को भेजा था। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वर्षा पेड़ के नीचे बैठी बूट पॉलिश कर रही थी। अरे जरा ये बूट पॉलिश करवाने थे। बाबूजी, आप तो वही है ना जिन्होंने उस रात? हाँ, तुम तो वही हो। अच्छा, तुम यहाँ बैठती हो। उस रात अंधेरे में तुम्हें देखा था तो एकदम से पहचान नहीं पाया। ये लो बूट पॉलिश के पैसे। अरे नहीं साहब, आपने मेरी जान की हिफाजत की थी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, अचानक तुम यहाँ से जाने क्यों लगी? सब ठीक तो है? अरे सुनो तो। वर्षा के कदम तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं और वो घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ, वो वही हैं जिन्होंने उस रात मेरी इज्जत की रक्षा की थी। मैंने उनके हाथ पर अपने हाथ के जैसा वह लिखा निशान बना देख लिया था। क्या? इसका मतलब वो लड़का विकास है, यानी कि तेरे बापू के बचपन के दोस्त मोहन भाई साहब का बेटा? हाँ माँ, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर मैंने अपने हाथ का निशान भी छुपा लिया। तुम ही बताओ माँ, एक बूट पॉलिश वाली लड़की को अपनी बहू कौन बनाएगा? अब वक्त बहुत आगे निकल गया माँ, इस बात को 20 साल हो गए हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, उन बीते दिनों को मैं भला कैसे भूल सकती हूँ जब हम लोग गांव में एक साथ रहते थे। तेरे बापू और मोहन भाई साहब की दोस्ती की पूरा गांव तारीफ करता था। वीरेंद्र, तूने आज मेरी 10,000 रुपए की मदद नहीं की, बल्कि अपने दोस्त की इज्जत रख ली। मोहन, तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वीरेंद्र, मैं चाहता हूँ जब मेरा बेटा विकास और तेरी बेटी वर्षा बड़ी हो, हम इन दोनों की शादी धूमधाम से करें। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हमारे बच्चों की शादी जरूर होगी। ये देखो जी, मालिनी और मैं मेले से बच्चों के हाथ पर एक सा निशान बनवा कर आए हैं। सुंदर है ना? दोनों का नाम व अक्षर एक से हैं। ये कितने संजोग की बात है ना जी। गांव में बाढ़ आ गई और मोहन भाई साहब का परिवार हमसे बिछड़ गया। हमारा भी सब कुछ बर्बाद हो गया। हम लोग तुझे लेकर शहर आ गए और तेरे बापू को गांव की कमी खलती रही, इसलिए उन्होंने चिंता को छाती से लगा लिया।
और इस दुनिया से चले गए, और विकास से तेरी शादी का तेरे बापू का सपना उनके साथ ही चला गया। भाभी जी, वीरेंद्र का सपना सपना नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। मोहन भाई साहब, आप और यहाँ? पापा को मैं लेकर आया हूँ। वर्षा, मैंने तुम्हें अपने हाथ का निशान छुपाते हुए देख लिया था, पर अचानक तुम घबराकर घर की तरफ आ गई थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था और पापा को फोन करके मैंने यहीं बुला लिया। पापा, वो लोग मिल गए जिनकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। क्या? मेरे दोस्त वीरेंद्र का परिवार मिल गया? और मैं भागा चला आया। मेरा दोस्त वीरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक वक्त था भाभी, जब वीरेंद्र ने मेरी मदद की थी। मालिनी के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों बाप बेटे बिल्कुल अकेले हो गए थे, पर मैंने भी पुराने दिनों को हमेशा याद रखा। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विकास को वर्षा बिटिया मिल गई, वरना हमने तो आप सबसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्या मालिनी भाभी अब इस दुनिया में नहीं है? पर भाई साहब, अब सब कुछ बदल गया है। आप तो जानते ही हैं हमारे हालात कैसे हैं। माँ सही कह रही है बाबूजी, मैं बूट पॉलिश का काम करती हूँ। मैं आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? वर्षा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये काम मजबूरी में किया है। अपनी माँ की देखभाल करना, अपने परिवार को चलाना, तुम सचमुच मेरे काबिल हो। तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भाभी, अब आप भी हाँ कह दो, ताकि मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। सरिता शादी के लिए हाँ कह देती है। वर्षा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। वर्षा के नसीब में खुशियां लौट आती हैं। विकास और वर्षा की शादी हो जाती है और वर्षा के पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है। सुभद्रा की सास ममता देवी, ननद काम्या और ससुर दीपांकर चौरसिया को सुभद्रा के रंग से बहुत चिढ़ थी। सुभद्रा का रंग साफ नहीं था और सुभद्रा का यही काला रंग उसके ससुराल वालों की आंखों में खटक रहा था। लेकिन सुभद्रा अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर छोटी बात का ध्यान रखती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पास हो, पड़ोस हो, नाते रिश्तेदार हो, हर जगह मेरी थू थू हो रही है। पता नहीं अखिल को इस काली कलूटी में क्या दिखा जो इसने इससे शादी कर ली, वो भी बिना एक पैसा दहेज लिए। लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि हमने मोटा पैसा लिया है इस काली कलूटी से। अखिल सुभद्रा का बेटा था। उसने 1 महीने पहले ही अपनी कॉलेज की दोस्त सुभद्रा से शादी की थी। दोनों में कॉलेज के समय से ही प्यार था और कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने शादी करने का तय कर लिया था। कुछ दिनों पहले जब अखिल ने अपनी माँ को सुभद्रा के बारे में बताया और उससे मिलवाया तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अखिल? तुम कहाँ और वो काली कलूटी कहाँ? मैं तुम्हें कभी भी उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ, काले रंग को इतना बुरा क्यों मानती हो? बचपन में जब तुम मुझे बाहर कहीं ले जाती थी तो काला टीका लगाकर ले जाती थी ना। स्कूल में काले ब्लैक बोर्ड पर ही टीचर ने सब कुछ सिखाया। काली माँ की तुम पूजा भी करती हो, तो फिर काले रंग से परहेज क्यों? अखिल के तर्कों का जवाब उसकी माँ के पास नहीं था। उसने मन मारकर अपने बेटे को शादी की अनुमति दे दी, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि वो सुभद्रा को अखिल की जिंदगी से निकाल फेंकेगी। ममता देवी को ये मौका जल्द ही मिल गया। अखिल कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए ममता देवी आज अपनी बेटी और अपने पति के साथ सुभद्रा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। आपको जो कहा था वो आप लेकर आए हैं ना, या कल की तरह फिर से भूल गए? अरे नहीं भगवान, मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद ममता के पति ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे ममता की ओर बढ़ा दिया। बस इसकी कुछ बूंदें सुभद्रा के खाने में मिला देनी है, वो 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या करना है माँ? फिर उसके बाद उसे बड़े से ब्रीफकेस में डालकर नदी में डाल आएंगे। रात 12 के बाद ही ये सब करना होगा, कहीं पड़ोसियों की नजर हम पर ना पड़ जाए। उन लोगों ने अपनी बहू के खाने में वो दवा मिला दी। खाना खाते ही सुभद्रा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो खाने की टेबल पर ही बेहोश हो गई। माँ, काली कलूटी बेहोश हो गई, अब जल्दी से आगे के प्लान को अंजाम देते हैं। उन लोगों ने सुभद्रा को एक बड़े से ट्रॉली बैग में डाला और लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे उतरने लगे। जैसे वो नीचे उतरे तभी मिस्टर शर्मा की नजर उन पर पड़ी। मिस्टर शर्मा उनकी बिल्डिंग में ही रहते थे। अरे इतनी रात को आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये बैग तो बड़ा भारी लग रहा है। शर्मा जी के इस प्रश्न से तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी बात का क्या जवाब दें। तभी काम्या बोल पड़ी, वो अंकल, हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है, अभी अभी खबर आई है, इसलिए हम अर्जेंटली वहाँ जा रहे हैं। अब अलग अलग सूटकेस लेते तो बहुत समय लगता और लगेज भी ज्यादा हो जाता, इसलिए बड़े ट्रॉली बैग में ही हम तीनों ने अपने अपने कपड़े डाल लिए।
वैसे अंकल, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर टहलने लगा। शर्मा जी के सामने झूठी कहानी गढ़कर वे सभी वहां से निकले और उस ट्रॉली बैग को गाड़ी के डिक्की में डाला और शहर के बाहर वाली नदी की ओर निकल पड़े। उस शर्मा को कुछ शक तो नहीं हो गया होगा? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, डरो मत। थोड़ी देर बाद ही वो नदी के पास थे और सुनसान काली रात में उस कृत्य को अंजाम दे रहे थे जिसे कोई देख लेता तो उन्हें राक्षसी समझता। उन लोगों ने ट्रॉली बैग को नदी में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। लो जी, मिल गई इस काली बहू से मुक्ति। अब मैं अखिल की दूसरी शादी कराऊंगी किसी गोरी चिट्टी लड़की से, और दहेज में कम से कम 25 लाख और 5 तोला सोना और एक गाड़ी लूंगी। काला रंग क्या किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? सोच के भी अजीब लगता है ना। लेकिन सुभद्रा के साथ यही हुआ। लेकिन संसार का सबसे बड़ा सत्य ये है कि मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथों में। अगली सुबह एक मछुआरिन जिसका नाम कमला था, उसने मछली पकड़ने के क्रम में नदी में उस बड़े से बैग को देखा। अरे दैया रे दैया, इतना बड़ा बैग! वो उस बैग के पास गई और उसे बहुत ही मेहनत से खींच कर ले आई, और उसने जैसे ही उस बैग को खोला तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अरे देवा रे देवा, इसके अंदर तो लड़की है। अरे देवा, किसी ने इसे मारकर फेंक दिया क्या? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में? उसने चिल्ला चिल्ला कर अपने और साथियों को बुलाया। अरे वो देवेश, पंकज, विमला, अरे इधर आ रे, ये देख, इस बड़े से बैग में एक लाश है। वो सभी भागते हुए वहां आए। उन लोगों ने भी जब सुभद्रा को इस तरह देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वो पुलिस स्टेशन जाने का सोच ही रहे थे, तभी सुभद्रा के कराहने की आवाज आई। अरे देवा, ये तो जिंदा है। कमला ने सुभद्रा से उसका नाम पूछा, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं था। अरे कुछ तो याद कर, कहाँ घर है तेरा और नाम क्या है तेरा? नाम तो नहीं पता। कमला को उस पर बहुत दया आई। वो उसे अपने घर ले आई और उसका नाम रखा श्यामली। कमला का कोई अपना था नहीं, तो वो उसे अपनी बेटी की तरह ही रखने लगी। उधर अखिल के घर वापस लौटने पर उसने जब अपनी माँ से सुभद्रा के बारे में पूछा तो, अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद सुभद्रा ये बोलकर घर से निकली कि वो मॉल से तुम्हारे लिए शर्ट लाने जा रही है, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। मैंने उससे बोला भी कि मैं साथ चलूं क्या, या काम्या को ले जा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हाय हाय, हमारी बहू कहाँ चली गई? कितनी लायक थी हमारी बहू। अखिल ने अपने स्तर पर सुभद्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अखिल सुभद्रा के जाने के बाद बिल्कुल टूट गया था। वो सारा दिन रोता रहता। उसका काम करने का भी मन नहीं करता। आखिर कब तक तू इस तरह खुद को सजा देता रहेगा? कई महीने बीत गए सुभद्रा को गायब हुए। सुन बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि हमारी प्यारी बहू के साथ जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक वापस नहीं लौटती। देख बेटा, जीवन चलने का नाम है। अगर नदी का पानी भी कहीं रुक जाए तो वो सड़ने लगता है। इसलिए तू सुभद्रा को भूल जा और दूसरी शादी कर ले। लेकिन अखिल ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार वाले उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगे। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अपनी कार नदी के ऊपर से ड्राइव करके जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक पर उसकी नजर गई। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार नीचे नदी में गिर गई। उस समय नदी में सुभद्रा और कमला मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने कार को नदी में गिरते देखा तो, श्यामली जल्दी से भाग कर आ, यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अखिल कार में बेहोश पड़ा था। उन दोनों ने उसे खींच कर निकाला, लेकिन जैसे ही सुभद्रा की नजर अखिल पर पड़ी तो उसका सिर चकराने लगा। पुराने दिन उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। माँ, ये तो अखिल है, मेरे पति। पति? थोड़ी देर में अखिल को भी होश आ गया और उसने जब सामने अपनी सुभद्रा को देखा तो, सुभद्रा, सुभद्रा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना खोजा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर जी भर कर रोए। कमला भी बहुत खुश थी कि श्यामली की याददाश्त वापस आ गई।
लेकिन उसे इस बात का दुख था कि अब वो उसे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अखिल के साथ सुभद्रा जब अपने घर पहुंची तो उसके परिवार वाले चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुभद्रा जिंदा कैसे बच गई, लेकिन उन्होंने ये बात सुभद्रा के सामने जाहिर नहीं होने दी और घड़ियाली आंसू बहाने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू वापस आ गई। अरे तू कहाँ चली गई थी? लेकिन आज सुभद्रा के ससुराल वालों के नाटक का समापन होना था। इंस्पेक्टर दयाल, जो सुभद्रा की गुमशुदगी की जांच कर रहा था, उसे बिल्डिंग के शर्मा जी से उस रात की सारी घटना का पता लग गया था। उसने फोन पर अखिल को सारी बातें बताई तो वो चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुंच रहा हूँ, फिर सारी बातें क्लियर करूंगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दयाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और उसने डिटेल में सारी बातें अखिल को बताई। ये सब गलत है बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो अपनी बहू को बहुत प्यार करते हैं। माँ अगर प्यार करती तो उसे मारने की साजिश नहीं रचती, मुझ पर बार बार शादी का दबाव नहीं बनाती। शक तो मुझे भी था माँ, लेकिन पुलिस ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर जेल ले गई और उन पर हत्या की साजिश का मुकदमा चला। सुभद्रा अखिल और कमला के साथ अपनी नई दुनिया, जहाँ नफरत की कोई जगह नहीं थी, वहाँ रहने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।